जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर यासिर. कैन एवरीवन हियर मी? जी बिल्कुल क्रिस्प क्लियर है आवाज़. बीच में कोई एको तो नहीं आ रही या कोई इंटरप्शन तो नहीं आ रही? ओके जी, सो वी शैल बिगिन. ओके, we are left with very few minerals now onwards. Probably we'll try to cover or finish it up in today's lecture. कोई एक आधा बहुत माइनर सा रह गया तो फिर we'll do it in the next lecture along with the nutrition and opacity part. ठीक है, थोड़ी सी स्पीड को अप करनी है आपने आज के लेक्चर में. ठीक है, so I'm trying my best to finish it up in today's lecture. Okay जी, any idea about the previous lecture? Did you study after going home? कॉपर हमने पढ़ा था. मुझे सिर्फ डिजीजेस के नाम बता दीजिए. उसकी एक्सेस से कौन सी डिजीज होती है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? जी जी, what is the name of the disease that is caused by increased levels of copper above the normal range levels of copper inside your body? What is the name of the disease? Okay. कोई करेक्टरिस्टिक फीचर इस डिजीज का, विल्सन्स डिजीज का? कोई करेक्टरिस्टिक फीचर आंखों के अंदर? जी, विल्सन्स डिजीज का कोई करेक्टरिस्टिक फीचर जिसको देखते ही आप फौरन आपके ज़हन में आ जाए ये हो सकता है ये विल्सन्स डिजीज है? आईज के अंदर आपको एक खास किस्म की रिंग का नाम बताया था. केसर फिशर रिंग. वेरी गुड. ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट आंसर दैट. नाउ रेस्ट ऑफ all will try to copy and paste here. Okay जी, चलो at least you know the names of the diseases due to the excess or deficiency of copper. इसको पढ़ लें जाके. आगे नेक्स्ट आपका टेस्ट आना है समवेयर अराउंड सिक्स ऑफ जुलाई को. तो हार्डली आई थिंक 10 days, कितने 10-12 days रह गए हैं. आपको एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन आएंगे उसके अंदर और साथ आपको ये सारे के सारे मिनरल्स करने हैं. इंपॉर्टेंट हैं विटामिन और मिनरल से आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनल में, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना. इसको पढ़ना है. ठीक है. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द जिंक. सबसे पहले जी, जिंक की सोर्सेज जो सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1, प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स. प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? जी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके. प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर रेड बीट्स आ जाते हैं? ठीक है, शेलफिश आ सकती है. इसके अलावा कुछ आपके प्लांट सोर्सेज भी होते हैं जिसके अंदर होल ग्रेन्स आ जाते हैं. ठीक है, पता होना चाहिए आपको जो एनिमल सोर्स्ड जिंक है वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर इन कंपैरिजन टू द प्लांट सोर्स्ड जिंक. ओके जी, एंटेरोपैंक्रियाटिक सर्कुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ये पता होना चाहिए. आपको रिकॉल करें जरा थोड़ा सा. हमने जो पीछे मिनरल्स पढ़े हैं उसमें से कौन कोई ऐसा मिनरल था लास्ट लेक्चर में, प्रॉब्लली हमने कवर किया था उसको. कोई ऐसा मिनरल था जो कि इंसुलिन के इफेक्ट को एनहांस करता है इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज? जी, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप लास्ट लेक्चर में से? वेरी गुड, मैग्नीशियम. ठीक है. ओके,
जिंक इज ऑल्सो वन ऑफ द मिनरल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेंक्रियास के ऊपर इफेक्ट करता है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी पेंक्रियास से निकलते हैं अलॉन्ग विद इंसुलिन, उनकी रिलीज के अंदर हेल्पफुल होता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जितने भी पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डिपेंड करते हैं जिंक के ऊपर। अगर आपकी जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो pancreas would not be able to make digestive enzymes properly or secrete them into the intestine। जाहिर है बनेंगे नहीं सही तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर भी उतनी मिकदार में नहीं जा पाएंगे, और जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी आपको कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए तो देयर वुड बी अ डिफिकल्टी। ठीक है, देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जिंक इन द फूड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स के अंदर है या रेड मीट के अंदर है, ठीक है, एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है, जौन सी भी सोर्स है, इट गोज टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर मिकोजल सेल्स के अंदर, ठीक है, यूजली क्या होता है जब ये जाता है जिंक आपके इंटेस्टाइन के अंदर तो मिकोजल सेल्स के अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसके अंदर ये स्टोरेज फॉर्म होती है, जिसका नाम होता है मेटालोथायोनीन। इसको नहीं भूलेंगे। ओके नाउ, अब आपकी बॉडी को इसकी जरूरत है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, if your body does not need zinc, look on the diagram here. If the body does not need zinc, then this stored zinc is excreted in shed intestinal cells। ठीक है, उन इंटेस्टिनल सेल्स की शेडिंग होगी और आपका जिंक जो है वो आप एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी नीड जिंक, आपकी बॉडी के अंदर जिंक नहीं है, उतनी उतनी मिकदार में नहीं है जो कि अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। तो क्या होगा, जो ये प्रोटीन है जिसके जिसके अंदर ये स्टोर होती है देयर, मेटालोथायोनीन, इट रिलीजेस जिंक टू एल्बुमिन। ठीक है, रिलीज करती है जिंक को, एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है और ट्रांसफरिन जो कि आयरन के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगी टू सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो स्टोर्ड फॉर्म इज मेटालोथायोनीन। यहाँ इंटेस्टाइनल में भी हो सकती है, आपके मिकोजल सेल्स के अंदर इन पर्टिकुलर, बाद में चल के जो जिंक स्टोर होता है वो लिवर के अंदर भी सेम इसी प्रोटीन की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटालोथायोनीन। अगर हम सिर्फ इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो अगर बॉडी को जरूरत है तो ये रिलीज करेगा जिंक को, जो जिंक आगे बाइंड करेगी एल्बुमिन के साथ और उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगी टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज थ्रू ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन इज द सेम वन जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती थी। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है जिंक की तो इंटेस्टिनल सेल्स की शेडिंग होगी और उसके साथ जिंक जो है आपका एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ वंस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द पैंक्रियास, पैंक्रियास इसको यूज किस तरह करता है? The pancreas uses zinc to make digestive enzymes and secretes them into the intestine. So here is the importance. Here lies the importance of zinc. आपके digestive enzymes जो कि pancreas से निकलने हैं, ठीक है, लाइपेजेस हैं और कैमोट्रिप्सिन है और इस तरह और एंजाइम्स हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, whenever you ingest food, a particular food जो कि pancreatic enzymes रिक्वायर करते हैं for the digestion, तो क्या होता है, pancreas will synthesize them, will secrete them, और वो सारे के सारे पैंक्रियाटिक डक्ट में से होते हुए सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर आके एंटर हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और वो फिर जाके डाइजेशन का काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट जिंक हियर, दिस इज द मेन टॉपिक। अगर जिंक डेफिशिएंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी की डाइट के अंदर वो स्टोर नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, पैंक्रियास तक नहीं प्रॉपर पहुंच पा रहा, तो पैंक्रियास के फंक्शनिंग ऑल्टर होगी। पैंक्रियास की फंक्शनिंग दो तरह से ऑल्टर होगी, एक तो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द बिकॉज हमने शुरू में बात की थी इंसुलिन की रिलीज को भी इफेक्ट करता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी इफेक्ट करता है। एट द सेम टाइम आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस भी इफेक्ट होंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। सो एंटेरोपैंक्रियाटिक सर्कुलेशन का बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और मेन आपको ऑर्गन का पता होना चाहिए पैंक्रियास और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन जिंक। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर जिंक। मर्दों में डिफरेंट है, औरतों में डिफरेंट है। मेन की अंदर अगर बात करें तो इट्स समवेयर अराउंड 11 मिलीग्राम पर डे, इतना जिंक आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, टू मेंटेन द बॉडीली फंक्शंस।
ठीक है, ताकि आपके सारे के सारे जो फंक्शंस आपके किसी भी लेवल के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। हमने अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात की, जिंक काफ़ी केमिकल रिएक्शंस का पार्ट बनता है, उसमें कोफैक्टर का काम करता है, काफ़ी एंजाइम्स को हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो अगर मेन की बात करें 11 मिलीग्राम पर डे, और अगर वुमेन की बात करें तो 8 मिलीग्राम पर डे, दैट इज द रिक्वायरमेंट, और यू कैन से दैट इज द RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अपर लेवल फॉर एडल्ट्स, किसी भी एडल्ट के अंदर एक खास लेवल जो कि टॉलरेबल अपर लिमिट कहलाती है, ठीक है। आपकी बॉडी एक खास लिमिट तक तो उसकी कंसंट्रेशन बर्दाश्त कर सकती है, अगर उससे ज्यादा ऊपर चला जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। दैट इज इन केस ऑफ जिंक इज 40 मिलीग्राम्स पर डे, ठीक है। 40 मिलीग्राम तक आपकी बॉडी जिंक को हैंडल कर लेती है, 40 मिलीग्राम के ऊपर जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन सीरम इज अबाउट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। The total content of the zinc in an adult body is about 2 grams. अगर टोटल आप कंटेंट देख रहे हो एक किसी भी adult 70 kg adult बॉडी के अंदर, तो वो ओवरऑल 2 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑफ द टोटल वेट। प्रोस्टेट ग्लैंड, हमने पैंक्रियास की बात की, उसकी फंक्शनैलिटी के लिए जिंक बहुत जरूरी था। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी जिंक बेसिकली इट्स बेसिकली स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन प्रोस्टेट, ठीक है। उससे इर्द गिर्द आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड सप्लीमेंट फॉर द इनफर्टाइल मेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर 100 मिलीग्राम पर ग्राम के लिहाज से ये उसके अंदर मौजूद होता है। जिंक इज मेनली एन इंट्रासेलुलर एलिमेंट, ठीक है। इसकी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एरिथ्रोसाइट्स कंटेन हाई कंटेंट ऑफ जिंक such as 1.5 milligram per deciliter, which is found in association with the enzyme carbonic anhydrase. ये आपके एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्प करेगा। जितना भी न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, आपके न्यू आरबीसीज बनते हैं, उनकी फंक्शनिंग के अंदर भी हेल्पफुल होता है, उनकी सिंथेसिस के अंदर भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी एरिथ्रोपोइसिस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जिंक। यूजली नॉर्मल जो मल्टीविटामिन होते हैं काफियों में जिंक नहीं होता, तो फिर दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड चीप अल्टरनेटिव टू जिंक, जो डाइट के अंदर नहीं है, जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है। एब्जॉर्प्शन, अभी तक जी अभी तक क्लियर है? अभी तक कोई बात? जी जी जी, काफी नामों से आती है, मोहम्मद हसीब इज वेरी राइट, काफी नामों से आती है, मगर द चीपेस्ट वन इज दिस, द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड वन इज दिस सर्बिक्सी। इस वजह से आई मीन उसको दिखा दिया आपको, फ्यूचर में लिखेंगे आप इसको काफी जगहों के ऊपर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट डीलिंग विद द रिच पीपल, आप एवरेज या लो एवरेज लोगों को भी डील कर रहे होते हैं जब डॉक्टर बनते हैं, उसमें आपको उनकी जेब का भी ख्याल करना होता है, राइट। तो वैसे तो आप GNC के प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी जो वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं उनके सारों के प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ढेर सारे हज़ारों में आते हैं। तो वो तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है। सो अल्टीमेट पर्पस इज टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो जिसके अंदर भी डेफिशिएंसी है, उसको आपने जिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। ओके ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, कौन से हिस्से से होती है? इंटेस्टाइन की हमने बात कर ली, तो इट्स एब्जॉर्प्शन इज मेनली थ्रू डिओडेनम, ठीक है। आप पीछे पढ़ते आ रहे हो, अभी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई मिनरल जेजनम से हो रहा है, कोई मिनरल डिओडेनम से हो रहा है, अब आपको ये कोई अपना कोई स्कीम लगा के आपको इसको याद करना पड़ेगा, MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसको इग्नोर नहीं करना, इस पॉइंट को। एब्जॉर्प्शन हो सकता है बहुत डिटेल ना पूछें आपसे, सिर्फ यही पूछ लें कौन से पार्ट से होता है, ठीक है। या ड्यूडेनम से कौन कौन विच द फॉलोइंग गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ड्यूडेनम, तो उसमें बाकी सारे कोई और पार्ट्स के दिए हो आपको, ठीक है, और एक कोई जिंक दिया हो जो ड्यूडेनम से होता है, तो सो यू विल हैव टू आंसर दैट। जिंक फ्रॉम एनिमल सोर्सेज बेटर एब्जॉर्ब्ड देन द वेजिटेबल सोर्सेज, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। अच्छा, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ, या फिर प्रमोट कर सकते हैं, इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं जिंक की एब्जॉर्प्शन को। इनका पता होना चाहिए आपको। जब भी आप कभी प्रोटीन डाइट लोगे, स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इट विल ऑलवेज प्रमोट द जिंक एब्जॉर्प्शन।
और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं, जिनका आपको ख्याल रखना है, ना कि खुद सिर्फ ख्याल रखना है जब आपने उसको प्रिस्क्राइब करना है। अगर जिंक किसी को सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो उसको साथ बताने की जरूरत है, या उससे पूछने की जरूरत है कि आप आयरन सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे, आप कैल्शियम तो नहीं कंज्यूम करते, आप कोई और मल्टीविटामिन तो नहीं ले रहे, ठीक है। सो द बेस्ट वे इज कि आप फिर ऑल्टरनेट टाइम्स के ऊपर देंगे उसको, ठीक, सेम टाइम पे नहीं देंगे। मॉर्निंग में अगर जिंक दे रहे हैं उसको तो वो रात को आयरन खा ले या दोपहर में आयरन खा ले। 5-7 घंटे एब्जॉर्प्शन जब तक नहीं होती उसकी, तब तक आप उसको आयरन या कैल्शियम एडवाइज नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ, compete करती हैं इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जिसके अंदर आती हैं फाइटेट या फाइटिक एसिड, कैल्शियम, कॉपर एंड आयरन। तो इसका जरूर ख्याल रखना है, ये इंटरेक्शंस बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। आप तो सिर्फ फुल डोज पे आयरन दे जा रहे हो और फुल डोज पे आप उसको जिंक दे जा रहे हो, तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। वो बेचारा जिंक डेफिशिएंट ही रहेगा क्योंकि आयरन उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। ऑब्वियसली टाइम आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा, 12 घंटे का डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, या 8 या 12 घंटे का डिफरेंस रख के आप फिर वो सप्लीमेंट आप उसको एडवाइस करेंगे, ठीक है जी। ये छोटी छोटी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, ये पता होने चाहिए, ठीक है। अगेन गुड डॉक्टर एंड एवरेज डॉक्टर या बैड डॉक्टर में यही फर्क होता है, ठीक है। वो ये टेक्निकल पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रीट करता है, ठीक है। तो फिर वो बाद में कहते हैं उसके हाथ में शफा है बहुत ज़्यादा, तो शफा बेसिकली उसके माइंड से निकली होती है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज होता है, उसने फर्स्ट ईयर में मिनरल्स अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं, ठीक है। वो सारी ज़िंदगी वो उसको फिर आगे अप्लाई करता है, rather than लिखना। इट्स आई मीन लेमैन कैन इजीली राइट अ प्रिस्क्रिप्शन। वो क्या मसला है, गूगल से आप निकालें बैक्टीरिया का नाम, कल्चर की रिपोर्ट देख के और देख लें कौन कौन सा सेंसिटिव होता है इसको, वो खुद से जाके फार्मेसी से ले लेगा, ठीक है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको थोड़ा सा स्मार्ट चलना होता है, आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम अदर्स। जाहिर है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, तो आपको ऑब्वियसली योर नॉलेज डज अ ग्रेट जॉब फॉर यू एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। और आप अच्छे डॉक्टर तभी कहलाते हैं जब आप ये इन बारीकियों का ख्याल रखते हुए ट्रीट करते हैं, ओके। लिवर के अंदर it can be stored in combination with the specific protein. The protein name is same as we saw in intestine mucosal cells, metallothionein, ठीक है। इसका नाम नहीं भूलेंगे as far as zinc is concerned, ठीक है जी। So this is all about absorption. This is very important. अक्सर जिंक के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये 5-7 फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। We start off with the journal function that is applicable to many enzymes. Uh, it is one of the essential components of the several enzymes. मतलब उनकी एक्टिविटी, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिंक एक लाजमी जुज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल दी हुई है: carbonic anhydrase enzyme, alcohol dehydrogenase enzyme, alkaline phosphatase enzyme, carboxypeptidase enzyme, and superoxide dismutase enzyme, which is also called as SOD, ठीक है। सो ये कुछ एंजाइम्स हैं, 2-3 के नाम याद कर लीजिएगा, जब अगर भी फंक्शन पूछे तो आप ये जब स्टेटमेंट देंगे कि इट इज एसेंशियल कंपोनेंट सेवरल एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल 1 या 2 के आपने आगे एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। इट मे बी रिगार्डेड एज एन एंटीऑक्सीडेंट सिंस the enzyme superoxide dismutase protects the body against free radical damage, ठीक है। आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में पहले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, फ्री ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बताया हुआ है। सो इट एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। उनको स्कैवेंज करने में जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, जैसा हमने ऊपर एसओडी की बात की, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। और हमने साथ ये भी बात की कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या करता है, ठीक है, डिस्म्यूटेशन करता है सुपर ऑक्साइड आयन की इनटू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आगे कैटलेज की हेल्प से और ग्लूटाथायोन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाती है और सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एंड योर बॉडी गेट्स रिड ऑफ दैट वेरी टॉक्सिक सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ठीक है। जिंक नहीं होगा तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज या एसओडी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और सुपर ऑक्साइड आयन जो है वो इट कैन कॉज डैमेज टू योर सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. The storage and secretion of insulin from beta cells of pancreas require zinc, ठीक है। तो इंसुलिन खास तौर पे डायबिटिक्स के अंदर आपको जिंक का स्टेटस जरूर देखना है, ठीक है। वो बेचारा पहले ही कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, उसकी इंसुलिन बन या नहीं पा रही प्रॉपर, या बिल्कुल ही टाइप 1 है तो बनती नहीं है, ठीक है, और या बनती भी है तो रेजिस्टेंस उसको इतनी ज्यादा आ रही है, तो आपको जिंक या
इससे मिलती जुलती मैग्नीशियम, ये जो माइक्रो मिनरल्स हैं इनके बारे में आपने ज़रूर उसकी एक रिपोर्ट करा लेनी है, आपने उसको चेक ज़रूर कर लेना है, इनके लेवल ज़रूर चेक कर लेने है बड़ी माइनर सी चीज़, अगर इग्नोर कर देंगे तो बहुत बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे जाएंगे, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस पे जाएंगे, ठीक है, रादर एड्रेसिंग अ वेरी स्मॉल थिंग which you can miss out in treating different diabetic patients. तो क्यों ना आप इसको रूल आउट कर लें, अगर जिंक दे के उसकी इंसुलिन सही काम करती है तो फिर उसको इतनी फैंसी मेडिकेशंस या 3-3 4-4 के कॉम्बिनेशंस देने की क्या जरूरत है, ठीक है। It is necessary to maintain the normal levels of vitamin A. किस तरह? इट इज कॉम्पोनेंट, आपको याद होगा विटामिन ए आपको डिटेल में कराया था, विजन साइकिल भी और विजुअल साइकिल भी और सारा कुछ, ठीक है। उसमें रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन थी, आरबीपी, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। सो इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ दैट रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। और फिर जब रेटिनॉल की कन्वर्जन होती है रेटिनॉल के अंदर, उसके अंदर भी जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो देखो आप, एक जिंक है, आई मीन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके कितने बॉडीली फंक्शंस ऑल्टर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में, आपका इंसुलिन स्टोर या सिक्रीट नहीं हो पाएगा बीटा सेल से, ठीक है। ग्लूकोज लेवल हाई आना शुरू हो जाएगा, और डायबिटीज की बात करेंगे तो जाहिर है उनकी और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकती हैं। विटामिन ए, ठीक है, आपकी विजन को अफेक्ट कर सकता है जिंक, ठीक है। देन कम्स वुंड हीलिंग। विटामिन सी के बारे में आपने पढ़ा था कि विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर वुंड हीलिंग, तो अलॉन्ग विद विटामिन सी जिंक इज आल्सो कंसिडर्ड to be very good for wound healing processes. Gustin, a zinc containing protein in the saliva is important for taste. चलो जी, अगर टेस्ट नहीं किसी को आ रहा अदर देन द कोरोना सिम्टम जो आजकल हो रहा है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, वो वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा में कॉमन होती है। मगर अगर किसी को कोरोना नहीं है और वायरल इन्फेक्शन नहीं है और उसको फीलिंग आती है कि यार मुझे टेस्ट नहीं सही आ रहा, तो गेट योर जिंक लेवल्स डन। वो जो एक जिंक कंटेनिंग प्रोटीन है आपकी सलाइवा के अंदर, ठीक है, गुस्टिन, वो जिंक ना होने की वजह से आपके टेस्ट आपको प्रॉपर नहीं आ रहा, वो उसकी वजह बन सकती है, ठीक है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज फार एज जिंक इज कंसर्न। तो इसको आपने इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो यूजली जिंक वाला या इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू में तो शायद पूछ सकते हैं आरडीएस और ये वो, मगर ये जो माइक्रो मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनके यूजली फंक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब कॉपर है तो उसकी डिजीजेस पूछी जाएंगी, ठीक है। विल्सन डिजीज का पता होना चाहिए, मैनकी डिजीज या सिंड्रोम का पता होना चाहिए। जिंक की बात करेंगे तो एंटेरो पेंक्रियाटिक जो एक रेगुलेशन है उसकी सर्कुलेशन है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। द एग्जामिनर शुड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि उसको पता होना चाहिए कि जिंक पैंक्रियास के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। वो एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ सकता है, या फिर वो डायरेक्टली आपसे ढेर सारे फंक्शंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि न्यूमरेट वेरियस फंक्शंस ऑफ जिंक, दैट इज इट, सिंपल शॉर्ट। तो आपको ये सारी बातें लिख देनी है उसके अंदर, ठीक है। जिंक टॉक्सिसिटी इज कॉमन, ठीक है। अगर ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले लिए जाएं, कुछ लोग यहाँ अगेन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट पॉइंट जो मैंने पीछे विटामिन्स के केस में भी बोला था, फिर कुछ एक आधे मिनरल के केस में भी बोला था, और अब दोबारा जिंक के केस में बोलूँगा। एक बड़ा गलत ट्रेंड है रूटीनली प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। कुछ पेशेंट की अपनी भी एजुकेशन कम होती है, वो उसको ज़्यादा गौर से देखता नहीं है जाके चीज़ों को, एक दफ़ा उसने लिखवा लिया नुस्खा तो वो सालों साल चलाने की कोशिश करता है, वो फिर सीना बा सीना चलता है, ठीक है ना। एक फैमिली मेम्बर ने नुस्खा लिखवा लिया डॉक्टर से, और उसने कहा जी डॉक्टर ने मैंने दवाई दी थी, मैं तो मेरे तो जिस्म में जान बड़ी पड़ गई है, तो मैं तो बड़ा एक्टिव हो गया हूँ। वो सुन सुन के उसका कोई कजन या उसकी कोई चाची मामी ताई जो भी, ठीक है, कोई भी रिश्तेदार, वो उसी से नुस्खा पकड़ता है, या वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, वो उसको बता देता है। वो उसको ये नहीं बताता साथ कि यार आपने ये कितने टाइम के लिए खानी है, ठीक है। बस वो उसको दे देता है क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आ रही होती है, उसको एक अपने आप एक्टिव फील हो रहा होता है। तो होता क्या है इन द एंड, वो जो 1 महीना दवाई खानी थी आपने, वो सप्लीमेंट लेना था, वो आप सालों साल खाई जाते हो, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से कि यार मैं ये दवाई खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है पेशेंट्स की कि ये जो मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये आपके लिए है, ठीक है, और आपने इसको इतने टाइम के लिए यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन उसका कितना लेवल आता है, कितने हद तक उसकी डेफिशिएंसी है,
ठीक है। सो ये चीज बड़ी जरूरी है। ठीक है जी जी। बड़ा गुस्सा आया आप ये हसीब को बहुत गुस्सा है कोएक्स के ऊपर। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। I'm sorry to say few doctors as well. I'm sorry to say that few doctors do it as well. ठीक है। um, जी बिल्कुल, नीम हकीम खतरा है जान, बिल्कुल ठीक है। उनको भी हमने किया हुआ है बदनाम, वो भी होते हैं, बट आई मीन समटाइम्स डॉक्टर्स भी कुछ लापरवाही करते हैं। ठीक है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं और कुछ लापरवाही भी करते हैं। ठीक है, वो टूर्स मिलते हैं ना, आपको पता है ना, दवाइयाँ लिखने के, तो लिखी जाओ फिर जितनी मर्जी। सो अब इतना नेसेसरी होता नहीं है यूजली। वैसे आप काफ़ी चीज़ें आप डाइट से कवर करा सकते हैं। और अगर किसी को जरूरत पड़ भी गई है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी स्टेट्स के अंदर, या ऐसे जो जो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, या काफ़ी अर्से से कोई बेड रिडन है, उसने प्रॉपर खाना खा पाता, उसके अंदर सप्लीमेंटेशन देनी भी पड़ जाती है, तो यार महीना काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। उसके अंदर सारी कमियां बेशियां पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जरूरत होती नहीं है। हाँ, फिर आफ्टर 1 ईयर फिर दोबारा देख लें, अगर आपकी बॉडी फिर दोबारा आपकी डाइट हैबिट्स वही हैं या आपका आपका लाइफस्टाइल वही है, तो देयर इज़ अ चांस कि दोबारा भी डेफिशिएंसी हो सकती है। मगर वो सालों साल या ढेर सारे महीने खाने की जो है ना वो ये एक अजीब सा ट्रेंड है। इसको चेंज होने की ज़रूरत है, और आप लोग चेंज करोगे डेफिनेटली आगे जाके। ठीक है, बाय कीपिंग दीज पॉइंट्स क्लिनिकल पर्ल्स इन योर माइंड। ओके, जिंक टॉक्सिसिटी, एक तो हमने बात कर ली ओवर सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा खाने की वजह से। फिर एक ख़ास किस्म के ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिफरेंट टाइप्स के हैजर्ड्स हो सकते हैं। हम वेल्डर्स की बात करते हैं, वेल्डिंग करते हुए देखा है कभी किसी को? ये जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं उनको वेल्ड करके जोड़ते हैं, उन्हें ग्लासेस पहनी होती हैं या आगे शील्ड लगाई होती है कि आंखों के अंदर वो तेज रोशनी ना पड़े। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन दैट। ठीक है, लड़कों ने तो देखा ही होगा चलते फिरते। ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स निकलते हैं उस वेल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल यूज होता है। ठीक है, उसकी इनहेलेशन इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, प्रॉपर उसने प्रिकॉशंस नहीं ली हुई, उसने शील्ड नहीं लगाई हुई, सिर्फ ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसका डिस्टेंस बहुत क्लोज है उस वेल्डर का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन लीड टू इमरजेंसी मैनिफेस्टेड बाय फ्यू क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, जिसके अंदर नोजिया हो सकता है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस तक भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव स्लाइवेशन हो सकती है। ठीक है, सो अगर कोई वेल्डर आपके पास आए, ठीक है, क्योंकि आप जब पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हो, राइट? बहुत इमरजेंसी के तो उसके इर्द गिर्द वालों से पूछ लेते हो जल्दी जल्दी, दो चार बातें जो मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, मगर अगर पेशेंट आता है कोई नोजिया के साथ या ऐसा कुछ, तो आप उसकी हिस्ट्री लेते हो कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर अगर वो वेल्डर कह देता है और ये साइन सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, वो कहता है जी मुझे बहुत ज्यादा थूक आ रही है, स्लाइवा बहुत ज्यादा बनता है मेरा, ठीक है, सुबह से ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मैं काम में गया था उसके बाद एकदम से ये होना शुरू हो गया, या मुझे नोजिया बहुत ज्यादा फील हो रहा है, मेरे से स्टमक वाले एरिया में एपिगैस्ट्रिक में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। ठीक है, आप उसे पूछते हो क्या काम करते हो, वो आगे से कहता है वेल्डर, तो आपके जेहन में जिंक टॉक्सिसिटी जरूर आनी चाहिए। हो सकता है वैसे ही उसको मैदे का मसला हो, जरूरी नहीं है कि उसको जिंक टॉक्सिसिटी हुई है, मगर ऑब्वियसली एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज अ गुड डॉक्टर आपके जेहन में जिंक टॉक्सिसिटी आनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है। जी, यू आर राइट मामून, आप सही कह रहे हो। ओके जी, डिजीज स्टेट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेफिशिएंसी हो गई है जिंक की किसी भी वजह से, तो मल्टीपल चीजें, हमने ढेर सारे फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वन बाय वन भी हो सकती हैं, किसी एक के अंदर कोई एक चीज हो सकती है और किसी एक के अंदर कोई एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर वुंड हीलिंग, anemia, loss of appetite, loss of taste sensation, और रेड में लिखा हुआ है impaired spermatogenesis. It is one of the causes. ठीक है, infertility rate has been increased in recent years. ठीक है, due to inappropriate diet habits. ठीक है, जो डाइटरी हैबिट्स हैं, फास्ट फूड खाना या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, अक्सर लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर अगर कोई केस आता है आपके पास इस तरह, जिसका स्पर्म सीमन एनालिसिस करवाया आपने अपने क्लिनिकल सेटअप के अंदर,
और उसका एबनॉर्मल आती है उसकी शेप, उसकी उसके हेड की या उसकी टेल की या उसकी बॉडी की उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं आती है, उसका नंबर कम आता है, तो उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना है और उसके अंदर जिंक को रूल आउट करना है। ठीक है, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक मे रिजल्ट इन डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। एक टर्म होती है अक्सर पूछ ली जाती है, एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बट ऑब्वियसली आपको याद करना है। ठीक है, इस तरह की बहुत ढेर सारी टर्म्स जो जो आप आगे जाते जाओगे आपको आती जाएंगी और आपको ये अपने ज़हन के अंदर एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, somehow the other. एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका, बेसिकली अगर जिंक की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज इफेक्टेड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जो जिस मैकेनिज्म से जिंक एब्जॉर्ब हो रहा है वहां, अगर वहां से एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, तो एक कंडीशन होती है एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। एंटेरो मींस इंटेस्टाइन, पैथिका मींस पैथोलॉजी, इसका मतलब इंटेस्टाइन की किसी ना किसी पैथोलॉजी की वजह से ये होने जा रहा है। और एक्रोडर्माटाइटिस, इसमें एक खास किस्म का रैश भी डेवलप हो जाता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, और ये इनहेरिटेड होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की, जिंक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज डिफेक्टेड। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज द आयोडीन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन एज वेल। ओके, क्या जेन में आता है आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करने को क्यों बार बार कहा जाता है? आयोडीन क्यों जरूरी है आपके लिए? कौन सा ऐसा ऑर्गन आपके जेन में आता है? जी, वेरी गुड। वो टॉन्सिल्स के लिए नहीं होता मामून, टॉन्सिल्स के लिए नहीं होता, थायराइड। आप शायद लिखना थायराइड चाह रहे थे, टॉन्सिल्स नहीं। ओके, थायराइड, यस, वेरी गुड। ठीक है, ये हसीब हंसा है आपके ऊपर, ये हसीब से आप पूछना फिर कि क्यों हंसा है आपके ऊपर। जी, गिल्लड़ आम जुबान में, वेरी नाइस। पता होना चाहिए, पेशेंट आपको कहता है गिल्लड़ हो गया है, आपने गॉइटर पढ़ा हुआ है तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट केस, तो आपको लोकल टर्म का पता होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, ओके। ओके जी, लेट्स हैव few key facts about iodine. Total body contains about 20 milligram iodine. ठीक है, मोस्ट ऑफ इट 80% बीइंग प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, थायरोग्लोबुलिन बनती है, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म इट इज डिपेंडेंट ऑन आयोडीन। ठीक है, अगर आप T3 का नाम देखें तो ट्राई आइडोथायरोडीन है, तो आयोडीन निकाल दें उसके अंदर से तो थायराइड की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, थायरोक्सिन के अंदर। सही है, तो थायराइड ग्लैंड ने इटसेल्फ को क्या करना है, बट उसके जो हार्मोन्स हैं उन्होंने मेटाबॉलिक फंक्शंस प्ले करने हैं ना, उन्होंने रोल प्ले करना है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस। इसके अलावा और भी जगहों पे होता है, जिसके अंदर मसल आ जाता है, सिलेवरी ग्लैंड आ जाते हैं, ओवरीज आ जाती हैं, मगर बहुत स्मॉल अमाउंट होती है आयोडीन की। 80% हमने पहले बात कर ली, जो टोटल 20 मिलीग्राम है उसमें से 16 मिलीग्राम, अगर 80% निकालें उसका तो 16 मिलीग्राम बनता है। 20 में से 16 मिलीग्राम विल बी फाउंड इन thyroid gland, whereas 20 milligram में से rest of the 4 milligram will be found in muscle, salivary glands और ovaries। ठीक है जी, सोर्सेज देख लेते हैं। सी फूड्स जितने आप खाते हैं उनके अंदर आयोडीन अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, उसके अंदर आयोडीन होता है, मिलाया जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, सो बाकी सोर्सेज इतनी अच्छी सोर्सेज नहीं है इन कंपैरिजन टू आयोडाइज सॉल्ट, जो कि आपने रोजमर्रा में इस्तेमाल करना ही करना होता है। ठीक है, यूजली आप रोजमर्रा में खाने में बेशक किसी एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, डिपेंड्स, आप आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत बैकवर्ड एरियाज में जाएं तो शायद वहाँ आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज होता, वो पैकेट वाला नमक खरीदने के पैसे नहीं होते उनके पास। ठीक है, जो भी है नेशनल का सॉल्ट या और जो 2 4 5 नाम है, ठीक है, कंपनीज जो हैं, ये वो नहीं होते, तो वो जो दूसरा नमक होता है सादा वाला बगैर आयोडाइज्ड वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेरीफ्रीज के अंदर खास तौर पे माउंटेनियर्स जितने भी हैं, आपके माउंटेन रीजन्स हैं, उनके अंदर बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ तक ये आपके पैक्ड फूड्स जाते ही नहीं हैं, ठीक है, सप्लाई नहीं जा पाती पहाड़ों में, काफ़ी दूर दराज इलाके, ठीक है, पेरीफ्रीज के अंदर, वहाँ ये इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन गोइटर।
डाइटरी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए आपको। एडल्ट्स के अंदर 100 से लेके 150 इज द रेंज माइक्रोग्राम्स पर डे, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जाहिर है, आई मीन शी इज कैरिंग अ बेबी, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, उसमें बच्चे को भी पहुंचाना है, ठीक है, और ख़ुद भी कंज्यूम करना है। तो 200 माइक्रोग्राम्स पर डे इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन। एब्जॉर्प्शन देख लें इसकी। एब्जॉर्प्शन इज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, आई मीन अभी तक कितने सारे मिनरल्स जितना स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। 30% of the dietary iodine is taken up by the intestinal cells. Iodine absorption also occurs through skin and lungs, ठीक है। स्टोरेज देख लें इसकी, मेनली ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर स्टोर होता है इन द थायराइड ग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइडोथायरोग्लोबुलिन, ठीक है, जो हमने 80% की ऑफ द टोटल की 20 मिलीग्राम अगर आपकी बॉडी के अंदर होता है एट द सेम टाइम, तो उसमें से 16 मिलीग्राम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आयोडोथायरोग्लोबुलिन इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इस प्रोटीन के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, डायआयोडोटायरोसिन, triiodothyronine and thyroxine. Triiodothyronine is T3 and thyroxine is T4, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर ये सारी की सारी मेन आपके हार्मोन्स जो हैं ये भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आइडोथायरोग्लोबुलिन के अंदर। एक्सक्रीशन की बात करें, द मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम योर बॉडी इज किडनीज। इसके अलावा भी माइनर अमाउंट के अंदर ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है थ्रू स्लाइवा, बाइल, स्किन एंड मिल्क इन लैक्टेटिंग वुमेन। प्लाज्मा आयोडीन लेवल के ऊपर नजर मारें तो नॉर्मल कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा आयोडीन की होती है उसकी भी एक रेंज के अंदर जितना भी प्लाज्मा आयोडीन है वो एक बाउंड फॉर्म के अंदर होता है। कौन सी? प्रोटीन बाउंड आयोडीन, जिसको पीबीआई इज अ शॉर्ट टर्म फॉर दैट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है उस सारी आयोडीन को जो कि कंटेन हुई होती है आपके सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स के अंदर, ठीक है। तो फ्रीली नहीं फिर रही होती आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, हमने शुरू में बात की थी आइडोथायरोग्लोबुलिन, ठीक है, उसके अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट है आयोडीन, और वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। उनके अंदर बाउंड फॉर्म होती है प्रोटीन बाउंड आयोडीन, उस फॉर्म के अंदर 4 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की कंसेंट्रेशन के लिहाज से प्लाज्मा आयोडीन लेवल होता है। इस रेंज से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बॉडी। Disease states. Let me have a look on any questions yet. हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है और बेसिकली इंटरेस्टिंग भी हैं, और आपको लाइफ लॉन्ग आपको इनको डील करना है, हर पेशेंट के अंदर डील करना है, रूल आउट करना है। अपने ऊपर भी आपके एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें, आपकी फैमिली पे होती हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके ऊपर, ठीक है। तो ये दीज आर सो इम्पोर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। और अगर पहले वाइटामिन की बात की है, ठीक है, कि आप दवाई देने से पहले इसके इनके बारे में सोचेंगे, ठीक है। दवाई देना इट्स नॉट द सोल्यूशन इन एवरी केस, ठीक है, मगर आपको काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस के अंदर, काफ़ी क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर आपको पहले रूल आउट करना होता है। और रूल आउट तभी कर पाओगे ना यार जब आपको हर एक मिनरल का फंक्शन पता होगा, ठीक है। जो हम एक खास चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रिस्टिक फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं, वाइटामिन की बहुत स्पेसिफिक और ज़्यादा थी, ठीक है। तो आपको आपको उनको रूल आउट करोगे आप सिर्फ एक डाइट बेहतर करके, डाइटरी सोर्स बता के। आई एग्री विद यू इन वन थिंग, अभी सारे यही सोच रहे होंगे यार इतनी ढेर सारी सब्जियों के नाम हम कैसे याद कर लें, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एक एज अ होल एक पिक्चर तो लेके जानी पड़ेगी कि आप उसको आंसर कर पाओ, मगर बाद में जाके आपको ये पाबंदी नहीं होती। आप ऑब्वियसली जिंक की सोर्सेज निकालनी है, यू कैन ब्राउज इट ऑन द इंटरनेट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एज वेल, ठीक है। वो बाद में इतने इश्यूज नहीं है, मेरी सारी जिंदगी नहीं भी याद रहता, एक आधा भी याद रह रहता तो काफी है। मगर डिटेल में अगर किसी की जिंक डेफिशिएंसी वाकई आ गई है तो आप उसको करेंगे, उसको देख के भी बता सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर जिंक डेफिशिएंसी, जिंक के बारे में पता जरूर होना चाहिए, उसके फंक्शंस के बारे में जरूर, क्योंकि वो आपने पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाना है, आपने रूल आउट करना है उसकी डेफिशिएंसी को। इट्स दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ओके जी, डिजीज स्टेट्स ऑफ आयोडीन नजर मार लेते हैं। सिंपल गोइटर, टॉक्सिक गोइटर या क्रेटिनिज्म, 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। सिंपल गोइटर इज बेसिकली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in which
the function of the one of the hormones is low, that is most probably इसके अंदर होता क्या है, most likely thyroxine function is low. जब भी आपके थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, यू कॉल इट हाइपोथायराइडिज्म एज अ होल. वो गॉइटर है या नहीं है, थायराइड जरूरी नहीं है हर दफा में गॉइटर आएगा. ठीक है, आपकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो गई है ड्यू टू एनी कॉज, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है. ठीक है, आपके सेंट्रली आपका टीएसएच सही नहीं काम कर रहा, उसकी वजह से हो सकती है. ठीक है, आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं और उसके अंदर थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन लो आती है, तो यू विल कॉल इट हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म के कॉज जो जो मैनिफेस्टेशंस है वो याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है. एवरीथिंग विल बी स्लोड डाउन. आपके बॉडी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस स्लो डाउन हो जाते हैं. ठीक है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, थिक स्किन हो जाएगी, स्लीपीनेस ज्यादा हो जाएगी, कोर्स वॉइस, भारी आवाज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डिक्रीज यूरिनेशन हो जाएगी. ठीक है, इसमें कम लिखी हुई है चीजें क्योंकि आपके लेवल के ऊपर इतनी चीजें याद आपने करनी नहीं है. नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है. ठीक है, मैं और बता देता हूँ आपको. इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, लिथार्जी हो सकती है, एक्सट्रीम टायर्डनेस वीकनेस हो सकती है. ठीक है, पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म, तो आपको स्क्रीनिंग करानी होती है काफी पेशेंट्स की खास एज के अंदर जाके. ठीक है, सो इस वजह से इसको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको. फिर ये जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज ये हो सकती हैं. ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म का कोई अगर पेशेंट है, फीमेल है, उसको पीरियड्स नहीं आते कितने कितने दिन. ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, अगर हम ऑपोजिट हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, ओके, हाइपो के ऊपर एक और मैं जरूरी बताना था आपको, ब्लड प्रेशर लो रहेगा उसका. ठीक है, उसकी हार्ट जो ब्रेडिकार्डिया रहेगा, उसका पल्स रेट जो है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें. ठीक है, एवरीथिंग विल बी स्लोड डाउन. ठीक है, टॉक्सिक गॉइटर या एक्सोफ्थैल्मोस लिखा हुआ है, आंखें जो एकदम से बाहर आ जाती हैं कई लोगों की. ठीक है, जो आई बॉल होती है वो प्रोट्रूड आउट हो जाती है. ठीक है, इट्स वन ऑफ द साइंस ऑफ टॉक्सिक गॉइटर. इसमें क्या होता है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होती है. अगेन सारा का सारा ऑपोजिट. ठीक है, इसमें हर चीज बहुत फास्ट पेस पे हो रही होती है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत इनहेंस हो जाती है. ठीक है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. भागते हो तो अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हो ना, एक्सरसाइज करते हो तो मेटाबॉलिक या कुछ खाने वाली चीजें होती हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती हैं, तेज करती हैं, आपके फैट को बर्न करती हैं. दैट वुड रिजल्ट इन वेट लॉस. एंजाइटी ऐसे लोगों में बड़ी कॉमन होती है. एंजाइटी क्यों होती है कि दिल की धड़कन इनको बहुत दफा फील होती है दिन में. ठीक है, ठीक है, वो इतना रेसिंग हार्ट. ठीक है, ये एक एंजाइटी एसोसिएटेड भी हो सकती है. ट्रेमर्स इज वेरी कॉमन हाइपर फंक्शनिंग के अंदर. ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इनसे आप एक टेस्ट करवाएं, इनसे क्या अपने हाथ ऐसे सामने रखें हवा में. ठीक है, तो एक टेस्ट होता है देखने के लिए, उसके बाद पेपर भी रख सकते हैं, पेपर के बगैर भी कर सकते हैं. वो लिटरली वो जिस तरह शिवर कर रहा होता है, ट्रेमर्स होते हैं, वो उस तरह के ट्रेमर्स आ रहे होते हैं. इन लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, लैक ऑफ स्लीप भी हो सकती है, बल्जिंग आईज होती हैं. उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन पढ़ी थी हमने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, तो इसके अंदर ऑपोजिट है डायरिया. एवरीथिंग इज इंक्रीज. ठीक है, दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, डिक्रीज फर्टिलिटी रेट. सो वेन एवर अ फर्टाइल कपल कम्स टू यू, ऑलवेज गो फॉर द थायराइड प्रोफाइल. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थायराइड उसका डी रेंज है, उसके थायराइड हार्मोन्स डी रेंज हैं और आप सिर्फ उसी को ट्रीट करें. और बच्चों के अंदर, न्यू बॉर्न्स के अंदर अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई है, हमने पहले बात की थी 200 माइक्रोग्राम्स, नॉर्मल अडल्ट की रेंज है 100 से लेके 150 तक. मान नहीं प्रॉपर आयोडीन खाती रही, बच्चे में आयोडीन की डेफिशिएंसी पैदा होते ही हो गई है, तो दैट वुड बी अ कॉज फॉर हाइपोथायराइडिज्म. मिक्सडीमा बोलते हैं इसको, फ्लॉपी बेबीज होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पोलन होते हैं, थिक स्किन होती है इनकी. ठीक है, एडीमा सा डेवलप हुआ होता है. आपको याद होगा मैंने कुशिंग सिंड्रोम पढ़ाया था आपको पीछे. ठीक है, तो मैंने कहा था कि इन दोनों के बेबीज को देखना है आपने, डिफरेंशिएट खुद से करना है. वो एक आप पिक्चर अपने जेहन में रखोगे कि ये कुशिंग सिंड्रोम का बेबी है
और ये जो है ये मिक्सिडीमा क्रेटिनिज्म का बीपी है, मिलते जुलते से ही होते हैं दोनों, ठीक है, मगर बार बार देख के आपको पता लग जाता है, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। होता क्या है इनके अंदर, लॉन्ग टर्म अगर डेफिशिएंसी बाद में पैदा होने के बाद भी आयोडीन की डेफिशिएंसी रहे तो उनकी ग्रोथ ऑल्टर हो सकती है, रिटार्डेड हो सकती है, और दैट कैन रिजल्ट इन ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन एज वेल, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रेटिनिज्म, सही है। सो दीज आर द फ्यू डेफिशिएंसी स्टेट्स एसोसिएटेड विद द आयोडीन। ये आप देखें सिंपल गॉइटर है, ठीक है, जिसको आप गिल्लड़ कह रहे थे, सही है, आम जुबान में गिल्लड़ ही बोलते हैं इसको। टॉक्सिक गॉइटर, ये है तो ये गॉइटर ही, मगर इसकी आंखें देखें, लग रहा है डरा रही है आपको, ठीक है। सो दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म, है दोनों को गॉइटर, मगर इसमें हाइपर फंक्शनिंग हुई हुई है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, कोई एंटीबॉडीज बन गई हैं उसके खिलाफ, वो उसको पंप करी जा रही हैं, उसको फोर्स करी जा रही हैं ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो सिंपल आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई है, सिंपल सा गोइटर है, इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड हार्मोन्स बन नहीं रहे। सो बोथ आर ऑपोजिट थिंग्स, one is an example of hypothyroidism, this is an example of hyperthyroidism, जिसके अंदर this is called as exophthalmos, ठीक है, bulge out ऑर्बिट्स आपके, ठीक है। अगेन दिस इज अ गोइटर, आंखें नॉर्मल हैं, इट्स नॉट अ टॉक्सिक वन, इट्स अ सिंपल गोइटर। दिस इज क्रेटिनिज्म, फ्लॉपी बेबी, ठीक है, ठीक ठाक मोटा ताजा बेबी होता है ये, हाइपोथायराइडिज्म की, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो है, मोटा ही होना है उसने, वेट गेन हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके जी, हाउ मच टाइम वी हैव, बट वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम येट, एनी क्वेश्चंस सो फार? जी, अब जो आगे दो तीन आने हैं बहुत छोटे छोटे से हैं जी। मल्टी नोडुलर गॉइटर इज एन एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक गॉइटर। MN जो आपने लिखा हुआ है, मल्टी नोडुलर, MNG बेसिकली इज द फुल जी। एडिमा इज ऑब्जर्व्ड इन हाइपोथायराइडिज्म जी। यार हार्मलेस तो नहीं कहेंगे ना, देखो अगर एक दफा हो गया है तो ऑब्वियसली वो द मेडिकेशंस तो जाना नहीं है आपको, सूनर और लेटर, देखो होता क्या है, गॉइटर एक खास हद तक तो आपकी नेक वाले रीजन में है, और रिट्रोस्टर्नल गॉइटर अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए, वो आपके स्टर्नम के नीचे जाए, तो नीचे क्या पड़ा हुआ है, हार्ट पड़ा हुआ है, उसको प्रेस करना शुरू कर देगा, लंग्स पड़े हुए हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो वो एक खास लेवल के ऊपर जाके करवाना तो ऑपरेट ही पड़ेगा इसका, हार्मलेस तो नहीं कहेंगे इसको, ऑब्वियसली गॉइटर इज अ गॉइटर, सिंपल है। तो हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको थायरॉक्सिन देनी है उसको, अगर हाइपरथायराइड है, टॉक्सिक गॉइटर है, तो फिर आपको उसको कार्बिमोजोल या कोई और इस तरह की दवाई देनी है, मिथाइमोजोल, कार्बिमोजोल, ये एक खास ड्रग्स होते हैं जो कि इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ गॉइटर इज यू कैन नॉट से हार्मलेस गॉइटर, obviously it needs immediate attention and treatment as well। जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसकी आंखों का हाल देखा आपने टॉक्सिक गॉइटर में, वो बाहर आ गई हैं, तो ब्रेन भी पास पास ही है ना। ओके बेटा वो लिमिटेड होगा ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना, और उसने उस क्वार्टर ने अभी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इतना ऑल्टर नहीं किया होगा, इस वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आ रही उनको। आप उनका थायराइड प्रोफाइल जाके देखना ना, अगर थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स और TSH नॉर्मल आ रहा है, तो फिर तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके अंदर वो कहेंगे जी हाँ आप अभी जब तक चलता चला लें काम। अब जब वो थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होगा, अल्लाह ना करे फ्यूचर में, और अगर थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं और उन थायराइड हार्मोन्स के ऊपर नीचे जाने की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, डिफरेंट जो साइन सिम्टम्स हमने देखे हैं वो आना शुरू होते हैं, तो फिर शी वुड नीड ट्रीटमेंट, ठीक है। उनका उनका थायराइड सही फंक्शन कर रहा होगा ना अभी, उनके विद इन नॉर्मल रेंज अभी फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे भी आपको पता है ना, हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो सर्जरी से बहुत डरती भी है, ठीक है। मगर अगर थायराइड फंक्शन सही चल रहा है तो फिर सर्जरी अभी कराने की जरूरत नहीं है, फिर वो कॉस्मेटिक रीजन है, अगर वो किसी को करानी है तो वो करा सकता है, कि गर्दन पे ये गिल्टी सी बनी हुई है या क्वार्टर बना हुआ है, गिल्लर बना हुआ है, मुझे अच्छा ही लगता है मैंने निकलवाना, ठीक है। उसमें सब टोटल थायराइडेक्टमी भी करते हैं, टोटल थायराइडेक्टमी, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं, ठीक है बेटा। ओके जी,
लेट्स हैव अ लुक ऑन वन और टू मोर। आई थिंक सेलेनियम है, आई थिंक, और एक आधा और होना है। ठीक है, छोटे छोटे से हैं, इसके ऊपर जल्दी से नजर मार लेते हैं ताकि वी गेट डन विद द मिनरल्स। ठीक है, ओके जी। सेलेनियम अपर लेवल फॉर एडल्ट्स 400 माइक्रोग्राम्स पर डे। अपर लेवल की बात हो रही है तो 400 माइक्रोग्राम्स पर डे का मतलब ये है कि 400 माइक्रोग्राम्स तक तो बॉडी में ये कुछ नहीं कहेगा, उससे ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपर टॉलरेबल लिमिट है ये। चीफ फंक्शंस देख लें इसके। इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, जो कि जब हमने डिसम्यूटेशन होती है उसकी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती है सुपर ऑक्साइड से विद द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम एसओडी, उसके बाद ग्लूटाथायोन का काम आ जाता है। वो H2O2 को फिर आगे, ठीक है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है। सही है। सो इट एक्ट्स एज एन एंटी ऑक्सीडेंट ट्राइपेप्टाइड। डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट रोल है इसका। इट रेगुलेट्स द थायराइड हार्मोन एज वेल। ठीक है, तो सेलेनियम से ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन ना हो उसके अंदर, आपने सिर्फ आयोडीन थायराइड के साथ एसोसिएट किया हो, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट ऐसी आ जाए फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन और रेगुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स, उसमें आयोडीन ढूंढ रहे हो आप, आयोडीन नहीं मिल रहा तो फिर गो फॉर सेलेनियम। ठीक है, तो सेलेनियम इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स फॉर द रेगुलेशन। सिग्निफिकेंट सोर्सेज देख लें इसकी क्या क्या होती हैं। सी फूड के अंदर अबंडेंस में होता है, मीट के अंदर, होल ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में। एंड जब हम प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं, किसी भी मिनरल की बात करते हैं, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉइल कंटेंट। ठीक है, लाहौर रीजन है, पंजाब रीजन है, सिंध रीजन है, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट कंटेंट है ना। ठीक है, जहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं दरियाओं के पास, ठीक है, जहाँ से इमीडिएट गुजर रहे हैं, वहाँ हो सकता है बहुत रिच सेलेनियम हो। ठीक है, बहुत दूर दराज के इलाके के अंदर हो सकता है सेलेनियम इतना ज्यादा ना हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल कंटेंट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सेलेनियम नहीं होगा तो कार्डियक टिश्यू बिकम्स फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस होंगे, अपनी फंक्शनिंग की इफेक्ट होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, उसकी पंपिंग एक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट डिजीज कैन बी रिजल्टेड फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम, दो रेयर मगर हो सकती है। टॉक्सिसिटी इसकी, जो हमने 400 माइक्रोग्राम्स की बात की, अपर लिमिट की बात की, अगर उससे ऊपर निकल जाए 400 से, तो लॉस ऑफ हेयर और नेल्स हो सकता है, एज वेल एज ब्रिटलनेस, इजी टू ब्रेक। ठीक है, बाल और नाखून, ठीक है, इनके लिए सेलेनियम जरूरी है। जब भी सप्लीमेंट दिया जाता है उसके अंदर ये यूजली चीजें होती है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, इससे मिलती जुलती और दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि कंसिडर की जाती हैं कि ये हेयर नेल्स और स्किन के लिए अच्छी होती हैं। विटामिन ई लाजमी उनके अंदर होता है स्किन की जब बात आएगी। ओके, स्किन रैश हो सकता है टॉक्सिसिटी की वजह से, फटीग, इरिटेबिलिटी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो गार्लिक ब्रेथ ऑर्डर। ठीक है, गार्लिक का पता है आपको, खाते हो आप, ठीक है, रोजमर्रा के खानों में हमारे बड़ा ये ज्यादा यूज होता है यहाँ, जो देसी खाने होते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ गार्लिक की स्मेल अगर किसी ने की हुई है, उस तरह का ब्रेथ आना शुरू हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर भी कई दफा गार्लिक ऑर्डर होती है। ठीक है, सो वो आपको फिर कंपैरिजन करना होगा। अगर शुगर का पेशेंट है और वो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज के साथ आया है, तो फिर आप उस तरफ सोचेंगे, और अगर शुगर वाला कोई नहीं है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, तो फिर आपके जहन में गार्लिक ऑर्डर अगर उसकी ब्रेथ में आ रही है तो सेलेनियम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्या आता है जहन में? बचपन से फ्लोराइड वाले ऐड देख रहे हैं आप ढेर सारे टीवी के अंदर। टीथ, ठीक है, ओके, हमेशा यही बताया जाता है फ्लोराइड इज वेरी गुड फॉर द टूथ। नो डाउट इट इज गुड फॉर द टूथ या टीथ, बट एक्सेस ऑफ इट कैन कॉज डैमेज टू द टीथ एज वेल। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी उसको क्या कहते हैं जी। ठीक है, टूथपेस्ट, वेरी गुड। ओके जी, फ्लोराइड रिक्वायरमेंट इसकी मेन के अंदर 3.8 मिलीग्राम पर डे होती है, और वुमेन के अंदर थोड़ी सी कम होती है, 3.1 मिलीग्राम पर डे। मे बी रीजन ये भी हो सकती है, वेट शायद मेन का ज्यादा होता है, या बोन जो कंटेंट होता है, या इवन टीथ भी थोड़े हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स।
ओके, अपर लेवल फॉर एडल्ट्स 10 मिलीग्राम पर डे तक मैक्सिमम फ्लोराइड आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है. अगर इससे ऊपर काम चला जाए तो फिर there can be few problems associated with fluoride in your body. Chief functions क्या होते हैं? It is involved in the formation of bones and teeth. ठीक है, अकेले दांत नहीं, bones के अंदर भी फ्लोराइड का काम है. ठीक है, and it helps to make teeth resistant to decay. Decay कीड़ा लगना, दांत में कैविटी बन जाना, वो आप आम जुबान में ना कैविटी बन गई में दांत में कीड़ा लग गया. ठीक है, दैट इज डिके. तो अगर फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट का कंपोनेंट है, ठीक है, तो आपको यूजुअली बाकी नहीं चाहिए होता, मगर एट द सेम टाइम आप पानी पीते हो वो फ्लोरिनेटेड वाटर वो भी होता है. ठीक है, जो जिन जिन सोसाइटीज में आप रह रहे होते हैं उनके अंदर भी फ्लोराइड ऐड किया जाता है. ठीक है, जो कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, जितने मिनरल वाटर्स होते हैं उसके अंदर भी फ्लोराइड ऐड किया जाता है. सिग्निफिकेंट सोर्सेज ड्रिंकिंग वाटर इफ फ्लोराइड कंटेनिंग और फ्लोरिडेटेड. ठीक है, टी या सी फूड, इसके अंदर भी फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है. डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगेन टूथ डिके इज वन ऑफ देम. बोन्स भी एज सच नहीं, मतलब जितना कैल्शियम हमने पढ़ा था और जितना हमने विटामिन डी का रोल पढ़ा था, ऑब्वियसली उतना कंपोनेंट नहीं होता कि इसकी डेफिशिएंसी वुड लीड टू वीक बोन्स. ठीक है, मगर मेनली टूथ. ठीक है, डिके. टॉक्सिसिटी अगर इसकी हो जाए, 10 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें, आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड कंटेंट बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस क्या होती है? दिस इज सिंपली पिटिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ. कई लोग मैं आई वोंट यूज द टर्म ओसीडी हेयर. ओसीडी का पता है ना क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. हाथ बार बार धोना, टूथपेस्ट दिन में 5-6 दफा कर लेना इस फियर से कि यार मेरे जरासीम आ गए, मैंने हर खाने के बाद टूथपेस्ट कर लेना. ठीक है, इस तरह, या फिर ऐसा वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरीन कंटेंट है, फ्लोराइड कंटेंट है, उसकी वजह से भी फ्लोरोसिस हो सकती है. अगेन डिपेंड्स ऑन द लेवल इन योर बॉडी. 10 मिलीग्राम से ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आपको पिटिंग हो सकती है. उसके अंदर पिटिंग का तो पता ही है आपको. ठीक है, गड़े से बनना शुरू हो जाएंगे दांतों के अंदर, उनकी डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है. लेट मी शो यू द पिक्चर. दिस इज फ्लोराइड डेफिशिएंसी. दिस इज अ कैविटी, और कैविटी के अंदर ये आम जुबान में कीड़ा लग गया दांत को. ठीक है, ओके, दिस इज डेंटल फ्लोरोसिस. दांतों की डिस्कलरेशन हो गई है, और ये आपको पिट नजर आ रहा है, ये पिटिंग नजर आ रही है, ये वाली, कैन यू सी इट? ये पिटिंग नजर आ रही है, फिर ये पिटिंग थोड़ी सी नजर आ रही है, मगर दिस इज द राइट स्पॉट. ये आपको पिटिंग नजर आ रही है. ठीक है, ये एक्सेस की वजह से हो सकती है. जी, वेरी गुड. ठीक है, ये आपके सामने तस्वीर है, इस तरह बिल्कुल इस तरह के हो जाते हैं. किसी के दांत इस तरह के आप देखो तो आपको उसको डेंटिस्ट के पास भेजना है और बताना है कि तुमने फ्लोराइड की ज्यादती की वजह से तुम्हारे दांत ये हो गए. ठीक है, अच्छा, डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर भी आपने ऐसा आपने कुछ करना नहीं है इस तरह के पेशेंट से, मगर आपने रेफरल का काम करना है, आपने डेंटिस्ट को भेजना है. कीड़ा लगेगा तो जाहिर है यू कैन नॉट हैंडल द कीड़ा, यू आई मीन द कैविटी. ओके, ठीक है. What does this toothpaste say? Use me please on regular basis so that you would be able to avoid any dental decays, cavities. Okay जी, probably the last one, manganese. Requirement is 2.3 milligram per day. Men के अंदर, women के अंदर अगर बात करें तो 1.8 milligram per day. Upper level adults के अंदर 11 milligram per day है. इतने तक टॉलरेट कर लेगी बॉडी आपकी. ठीक है, इससे ऊपर अगर आप ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है यूजुअली इसकी टॉक्सिसिटी से. फंक्शंस क्या होते हैं? इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स दैट मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स. ठीक है, उसमें काफी ढेर सारे आगे अगले साल चल के आपके मेटाबॉलिज्म्स के अंदर रिएक्शंस आने हैं, जहां आप ये मैंगनीज देखोगे, Mn लिखा हुआ नजर आएगा आपको काफी रिएक्शंस के अंदर. तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर. मैंगनीज अगर डेफिशिएंट है तो वो वाले सारे रिएक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी. ओके, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. सोर्सेज के अंदर नट्स, होल ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके अंदर मैंगनीज जो होती है वो होती है. अगर ऑन एंड ऑफ अगर आप नट्स वगैरह यूटिलाइज करते हो, इंकॉर्पोरेट करते हो अपनी डाइट के अंदर,
तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर लीफी वेजिटेबल्स खाते हो तो मैंगनीज की, अगेन लीफी वेजिटेबल्स so many times now, ठीक है। so mark the importance of leafy vegetables in your life, जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा, हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है। क्रोमियम, क्रोमियम की बात करें मेन के अंदर 35 माइक्रोग्राम्स पर डे, वुमेन के अंदर बात करें तो 25 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। ये डेली रिक्वायरमेंट है। चीफ फंक्शंस इन द बॉडी अगर देखें तो इट एनहांसेस द इंसुलिन एक्शन। चलो जी, एक और आ गया। अभी तक हमने पहले मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने जिंक के बारे में पढ़ा, और अब आप क्रोमियम के बारे में भी पढ़ रहे हैं। इट एनहांसेस द इंसुलिन एक्शन। तो डायबिटिक्स के अंदर ये 3 मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हुए, इसको लिख लो किसी एक जगह पे, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस, इवन फॉर द एग्जाम पर्पस एज वेल, ठीक है। कि इंसुलिन से रिलेटेड कितने ज़्यादा कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं उसकी सिंथेसिस के अंदर या उसके फंक्शन को इन्हांस करते हैं। क्रोमियम इज वन ऑफ देम। सिग्निफिकेंट सोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं? मीट्स, स्पेशली लिवर, होल ग्रेन्स, ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। तो ये दीज आर कंसिडर्ड टू बी द गुड सोर्सेज ऑफ क्रोमियम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डायबिटीज लाइक कंडीशन हो सकती है, इंक्रीज ब्लड शुगर हो सकती है क्रोमियम की डेफिशिएंसी की वजह से। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स रिपोर्टेड नहीं है कोई, ठीक है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक द टाइम इज ओवर, ठीक है। आई वुड नॉट टेक मोर टाइम। एक और हमारा सिर्फ एक ही रह गया था, कैडमियम, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने खुद उसको ऑनलाइन सोर्सेज से लिया है। इसको आप इसी तरह उतार लेंगे, और क्योंकि यूएचएस में लिखा हुआ है कैडमियम, वो किसी में भी नहीं लिखा हुआ। तो क्रोमियम तक हमने कर लिया आज। कैडमियम है और एक दो मोलिब्डेनम है, वो कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर कभी कभी दिमाग घूमता होता है एग्जामिनर्स का, ठीक है। सो दे कैन आस्क समटाइम्स इन एमसीक्यू है ऐसा कुछ, तो वो है इंपॉर्टेंट। मैं इस वजह से उनकी दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपको करा दूंगा, दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द यूएचएस सिलेबस, ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चंस बेटा सो फार? जी, डायबिटीज लाइक सिम्टम्स, नॉट एग्जैक्टली डायबिटीज, डायबिटीज लाइक सिम्टम्स मतलब आपको ब्लड शुगर लेवल प्री डायबिटिक रेंज में आना शुरू हो जाएगा, लगेगा ऐसा ही कि इंसुलिन काम नहीं सही कर रही। मगर अगेन यही तो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार, उन सारे फैक्टर्स को रूल आउट करना है जिनकी वजह से इंसुलिन काम नहीं। यहाँ क्या होता है, इंसुलिन शुगर हो गई है, ये शुगर की दवाइयां ले लें राइट वे। आपने उसके जो इर्द गिर्द के फैक्टर्स हैं उनको तो कवर नहीं किया, आपने रूल आउट किया नहीं है, आप दवाई पे बड़े बड़ा जल्दी जाना चाहते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि ये इसको जेन में रख लोगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा फ्यूचर में। हो सकता है, हो सकता है, बट योर बुक सेज इतने ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। ओके, आई विल हैव अ लुक ऑन इट। अभी हमने, जाहिर है वी आर नॉट डन विद इट येट, अभी हमने कैडमियम करना है और एक आधा और करना है। इट वुड नॉट टेक मोर देन 5 to 7 minutes इन डे आफ्टर टुमारोज लेक्चर, ठीक है। क्रोमियम से रिलेटेड अगर कोई मुझे डाटा मिलता है तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। ये बुक सेज टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो होते हैं सच इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है, ठीक है। एंड अब हम जो नेक्स्ट इस फौरन बाद इसके करेंगे, दैट वुड बी न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको सारी जिंदगी के लिए अगेन एज अ गुड डॉक्टर उसके बारे में भी, ओबेसिटी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ों का पता होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।